नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार सामान्य परीक्षा के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कौन सी घटना घटती है उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब और कैसे प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ जो होती है वह 8 अगस्त 1942 को होती है। कब होती है? तो 8 अगस्त 1942 को होती है। अब देखेंगे क्या होती है। तो क्रिप्स मिशन की वो सफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को होती है। क्यों होती है? क्रिप्स मिशन की वो सफलता के कारण। अब क्रिप्स मिशन क्यों आया था? संविधान सभा के गठन के लिए आया था। अब उसमें देखेंगे गांधी जी ने एक प्रमुख नारा दिया था जिसका नाम था करो या मरो। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने। कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब जैसे ही प्रतिक्रिया गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो अंग्रेजों के द्वारा क्या प्रतिक्रिया होती है? तो अंग्रेजों के द्वारा प्रतिक्रिया क्या होती है कि 9 अगस्त को सभी कांग्रेस यानी सभी बड़े कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया जाता है। उसमें से कुछ प्रमुख नेता बिहार के भी हैं जिसको गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कौन से प्रमुख नेता थे। तो गिरफ्तार होने वाले प्रमुख नेता में राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, उसके बाद देखेंगे हम लोग योगेंद्र शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिंह, उसके बाद जयप्रकाश नारायण। उसमें उसके बाद हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये जो बिहार के प्रमुख नेता थे इन सब नेता में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल यानी रांची में रखा गया झारखंड में। उसके बाद देखेंगे योगेंद्र शुक्ल को कहाँ रखा गया? बक्सर जेल में। बाकी जो नेता हुए सभी को बांकीपुर पटना में रखा गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया? बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में कुछ घटना घटती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला घटना क्या घटती है? तो महाधिवक्ता के पद से बलदीप सहाय ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया? बलदीप सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। क्यों दिया? क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध में उसने एडवोकेट के पद से इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद देखेंगे उसके बाद कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटती है। तो उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। तो पहला घटना सचिवालय गोलीकांड। ये कांड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सचिवालय गोलीकांड क्या है इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये घटना घटी कब। ये घटना जो है वह 11 अगस्त 1942 को घटती है। यानी 8 अगस्त को प्रारंभ, 9 अगस्त को सभी बड़े नेता गिरफ्तार, उसकी एक दिन बाद पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटती है। इसमें क्या होते हैं? तो बिहार के जो छात्र थे उसने पटना के सचिवालय भवन पर अंग्रेज के झंडा को उतारकर भारतीय झंडा फहराना चाहते थे। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही बिहारी छात्रों ने झंडा फहराने की कोशिश करता है उस समय प्रतिक्रिया अंग्रेज की क्या प्रतिक्रिया आती है? तो अंग्रेजों के द्वारा प्रतिक्रिया के रूप में पटना के जिला अधिकारी जो थे WG आर्चर ने आंदोलनकारी छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। क्या देते हैं? पटना के जो जिलाधिकारी थे WG आर्चर उसने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश देते हैं। जिसमें क्या होते हैं परिणाम क्या होते हैं? 7 छात्र शहीद हो जाते हैं और कुछ अन्य छात्र घायल हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि 11 अगस्त 1942 को बिहारी छात्रों के द्वारा पटना के सचिवालय भवन पर गोली यानी कि झंडा फहराने का प्रयास किया जाता है। अब उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा क्या प्रतिक्रिया आती है? तो घटना के यानी कि पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर छात्रों पर गोली चला दी जाती है। परिणाम क्या होते हैं? 7 छात्र शहीद हो जाते हैं और कुछ अन्य छात्र जो है वो घायल हो जाते हैं। अब इसके विरोध में बिहार के लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? तो पटना में पूर्ण हड़ताल आयोजित किया जाता है। यानी पूर्ण हड़ताल लागू किया जाता है पटना में। कब किया जाता है? तो ये डेट आप लोग जरूर याद रखेंगे। एक दिन के बाद यानी 11 अगस्त को घटना घटती है और 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया जाता है।
अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे 7 छात्र जो शहीद हुए, उनमें से कौन-कौन से छात्र शहीद हुए, सबसे ज़्यादा कौन पढ़े लिखे थे, सबसे कम कौन पढ़े थे, वे किस क्षेत्र से आते थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 7 छात्रों में पहला छात्र है उमाकांत, दूसरा क्या नाम है रमाकांत सिंह, पहला उमाकांत सिन्हा, दूसरा रमाकांत सिन्हा और तीसरा जो है वो क्या है सतीश प्रसाद है। क्या है सतीश प्रसाद झा है। चौथा राजेंद्र सिंह है। उसके बाद पांचवा क्या है राम गोविंद, पांचवा क्या है राम गोविंद सिंह है। और छठा है देवीपद चौधरी और सातवां जगपति कुमार। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 7 छात्रों में से कौन कौन छात्र थे, इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर ज्यादातर छात्र 11वीं के थे, एक छात्र 9वीं के थे और एक छात्र स्नातक। तो ये आप लोग अलग से याद रखेंगे। देवीपद चौधरी जो थे वह 9वीं के छात्र थे और जगपति कुमार जो थे वह स्नातक के छात्र थे। अब यहाँ से देखेंगे ये जो प्रमुख छात्र शहीद होने वाले प्रमुख छात्र थे वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो उमाकांत का संबंध सारण जिले से है, रामानंद का संबंध पटना जिले से है और सतीश प्रसाद झा का संबंध भागलपुर जिले से है। राजेंद्र सिंह का संबंध सारण से और राम गोविंद सिंह का संबंध भी पटना से है। और ये देवीपल जो सबसे कम उम्र के छात्र थे वो उसका संबंध असम से है। और जगपति कुमार जो सबसे ज्यादा पढ़े स्नातक थे वो किस क्षेत्र से है तो औरंगाबाद से। तो ये आप लोग क्षेत्र भी याद रखेंगे। 7 छात्र का नाम आप लोग को एकदम हमेशा याद होना चाहिए। कम से कम अगर ये क्षेत्र याद नहीं भी रखते हैं तो ये 7 छात्र का नाम जरूर याद होने चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे शहीद छात्रों की याद में क्या किया गया। तो शहीद स्मारक स्थापित किया गया। शहीद छात्रों की याद में शहीद स्मारक स्थापित किया जाता है। अब स्मारक का शिलान्यास जो करते हैं उस समय के तत्कालीन गवर्नर जय राज्यपाल जयराम दास दौलत के द्वारा किया जाता है और औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है 1956 में। तो हम लोगों ने ये देखा जो 7 छात्र शहीद हुए कौन कौन से थे, उसका संबंध किस जिले से थे, उसके याद में हम लोग क्या किए। तो शहीद स्मारक दिवस मनाया गया, शहीद स्मारक बनाया गया। उसके बाद देखेंगे इसके शिलान्यास कौन किए, जयराम दास दौलत ने। औपचारिक यानी कि उद्घाटन किसने किया, अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। कब किया गया 1956 में किया गया। अब यहाँ से देखेंगे दूसरी घटना। पहली एक महत्वपूर्ण घटना थी सचिवालय गोलीकांड, दूसरी महत्वपूर्ण घटना है आजाद दास्ता। यहाँ से भी एक दो प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजाद दास्ता क्या है, इसके संस्थापक कौन थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले आते हैं संस्थापक इसके कौन थे, जयप्रकाश नारायण। कहाँ करते हैं, नेपाल में। आजाद दास्ता का स्थापना नेपाल में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे संस्थापक स्थापना का क्रम, यानी कि आखिर आजाद दास्ता का स्थापना किस क्रम में कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो पहले ये देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। तो आप यहाँ से भी देख, यहाँ पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल झारखंड यानी रांची में रखा गया है। अब यहाँ से क्या होते हैं, जयप्रकाश नारायण भाग जाते हैं जेल से, दीवार फांद कर क्या होते हैं भाग जाते हैं। कब भागते हैं ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया है। तो 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यानी कि जयप्रकाश नारायण जेल फांद कर कब भागे, तो दीपावली के रात में। अब इसके साथ जो है कुछ इसके साथी भी भागे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके साथ 5 साथी थे, 5 साथी का नाम भी आप लोग याद जरूर रखेंगे। 5 साथी में थे, पहला है रामानंद मिश्र, दूसरा है गुलाबी सोनार, तीसरा है सूरज नारायण और चौथा है सालिग्राम सिंह, पांचवा है योगेंद्र शुक्ल। तो यहाँ से 7 छात्र आप लोग याद रखेंगे और यहाँ से 5 साथी के साथ जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से दीवार फांद कर भाग गए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आखिर भागे तो गए कहाँ। तो आजाद दास्ता वो जो जैसे ही जेल फांद कर भागे तो वो डायरेक्ट कहाँ चले गए, तो डायरेक्ट नेपाल गए। नेपाल में आजाद दास्ता की स्थापना करते हैं ये और अपने कुछ साथी के साथ मिलकर। अब आजाद दास्ता का मुख्य काम क्या रहा, यानी कि प्रशिक्षण देना। किसका प्रशिक्षण देना था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आजाद दास्ता का प्रशिक्षण शिविर जो है वह कहाँ था, तो राजविलास जंगल में था।
कहाँ था? राजविलास जंगल में था। अब यहाँ देखेंगे इसके प्रशिक्षण यानी गुरु, प्रशिक्षण देने वाले गुरु कौन बनाए गए? तो नित्यानंद सिंह के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था सभी को, यानी कि युवा आंदोलनकारी को। उसके बाद देखेंगे छापामार युद्ध का भी प्रशिक्षण दिया जाता था, अग्नि अस्त्रों को चलाने का प्रशिक्षण। तो यहाँ पर नित्यानंद के द्वारा दो प्रकार के मुख्य रूप से प्रशिक्षण दिया जाता था, छापामार युद्ध का और अग्नि अस्त्रों को चलाने का। तो सबसे ज्यादा आप लोग ये देखेंगे, मुख्य मुख्य याद रखेंगे। तो प्रशिक्षण किसने कौन देते थे? तो नित्यानंद सिंह के द्वारा दिया जाता था। क्या क्या सिखाया जाता था? तो छापामार युद्ध करना, उसके बाद अग्नि अस्त्रों को चलाना। तो आपने ये देखा कि आजाद दस्ता की स्थापना जो नेपाल में हुई, उसमें जो प्रशिक्षण शिविर का भी स्थापना की गई, किसके द्वारा किया गया? तो प्रशिक्षण शिविर की स्थापना जो है इन्हीं लोगों के द्वारा यानी जयप्रकाश नारायण उनके साथियों के द्वारा किया गया। इसका हेड किसको बनाया गया? तो नित्यानंद सिन्हा को बनाया गया। उसके बाद कहाँ ये प्रशिक्षण शिविर है? तो राजविलास जंगल, नेपाल के राजविलास जंगल में। अब यहाँ से देखेंगे इसमें प्रशिक्षण क्या क्या दिए जाते थे। छापामार युद्ध का प्रशिक्षण और अग्नि अस्त्र को चलाने का प्रशिक्षण। तो हम लोग देखें कि प्रशिक्षण भी देख लिए। अब यहाँ से देखेंगे कुछ अन्य लोगों का दायित्व आजाद दास्ता में। तो रेडियो प्रचार का दायित्व जो दिया गया था, तो ये भी आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया को दिया गया था। जैसे कि अग्नि, ये नित्यानंद सिन्हा को क्या दिया गया? प्रशिक्षण का कार्यभार दिया गया था। उसी प्रकार रेडियो प्रचार का दायित्व जो है वह राम मनोहर लोहिया को दिया गया। उसके बाद देखेंगे आजाद दास्ता से जुड़े प्रमुख समाजवादी नेता, यानी आजाद दास्ता में कौन से नेता सक्रिय रहे? तो इसमें जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, ये ऊपर वाला दोनों ज्यादातर वीवीआई रहते हैं। तो राव जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण और योगेंद्र शुक्ल, ये प्रमुख नेता थे जिसने आजाद दास्ता के संबंध में, आजाद दास्ता के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अभी के क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई और उसके उसके क्रम में कौन सी घटना घटी, बिहार में उसके क्रम में कौन सी घटना घटी, और आजाद दास्ता की स्थापना किसने की, प्रशिक्षण शिविर उसका कहाँ था, इन सब के बारे में पढ़ा। तो आप लोग एक दो बार इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को पूर्ण तरीके से याद हो सके। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सब समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे थोड़ा और देखेंगे, आप लोग इसे नोट करें। धन्यवाद। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो 7 छात्र जो शहीद हुए थे उसमें से एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। यहाँ जो सचिवालय गोली कांड के, पटना सचिवालय गोली कांड जो हुए थे उसमें 7 छात्र शहीद तो हुए थे, कुछ छात्र घायल भी हुए थे, लेकिन उसमें से एक 8वां छात्र ऐसा था जिसका नाम रामकृष्ण सिंह था। उस वो जो थे सचिवालय भवन पर यानी अंग्रेजों का झंडा उतार के भारतीय झंडा फहराने में कामयाब हुए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है, कौन सा छात्र सचिवालय भवन पर झंडा फहराने में कामयाब रहे? तो आप लोग रामकृष्ण सिंह यानी कृष्ण भगवान के नाम पर आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट और बच जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना, पटना का लॉन्च। तो पटना लॉन्च पहले जो था, अभी के जो गांधी मैदान थे पहले उसको पटना लॉन्च बोला जाता था 1942 में, और पटना लॉन्च का नाम गांधी मैदान कब हुआ? तो 1948 में रखा गया। तो ये दो पॉइंट थे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसमें कोई भी तरह का आपको लगे कि कमी है तो उसे जरूर बताएं। धन्यवाद।